गाइडलाइन के YouTube चैनल पर मैं यू प्रकाश सबका स्वागत करता हूं और आज है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 जहां हम लोग जानने वाले हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक्स भी कहते हैं क्योंकि लेटर ऑन हम लोग को पता चलेगा कि इंसुलेटर का उपयोग जो होता है वो कैपेसिटर में दो चार्ज के बीच में किया जाता है। अर्थात डाई का मतलब हुआ 2 और इलेक्ट्रिक्स का मतलब हो गया 4। तो यहाँ हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं कैपेसिटर में। फिलहाल हम लोग एक बात यहाँ बहुत बढ़िया से समझ जाए कि यहाँ जो है मटेरियल सब्सटेंसेस का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो दो तरीके से किया गया है। नंबर 1, यहाँ जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है ये क्लासिफिकेशन का मोड होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटीज, यानी चालकता के आधार पर पूरे सब्सटेंस को दो मेजर कैटेगरीज में बांटा गया है। एक का नाम हो गया कंडक्टर्स, दूसरे का नाम हो गया इंसुलेटर। लेटर ऑन जब हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो वहां एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स के आधार पर डिवाइड किया जाएगा सब्सटेंसेस को 3 मेजर कैटेगरीज में। पहला नंबर हो गया इंसुलेटर, दूसरा नंबर हो गया कंडक्टर्स और तीसरा नंबर हो गया सेमीकंडक्टर। हालांकि वहां भी कंडक्टिविटीज और रेसिस्टिविटी जैसे वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी आपको सीधा समझना है कि भाई जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनकी चालकता के आधार पर, कंडक्टिविटीज के आधार पर इसको दो बड़े भागों में बांटा गया है। पहला नंबर कंडक्टर्स, दूसरा नंबर इंसुलेटर्स। सिंपल सा बात है कि अगर आपको चार्ज चाहिए तो आपको कंडक्टर के साथ चलना पड़ेगा। रहा बात इंसुलेटर, देखते हैं क्यों दोनों जरूरी है और बेहद जरूरी हो जाता है इंसुलेटर्स और जिसको की कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक्स। सीधा हम लोग चलते हैं पहले कंडक्टर्स। और कंडक्टर्स किसको कहा जाता है? तो वैसे सब्सटेंसेस जो आसानी से चार्जेज को अपने से होकर गुजरने दे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं। इसका डेफिनेशन ऐसे हो जाएगा, द सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। बहुत सारे उदाहरण इसके हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स, जिसमें से प्रमुख जो है उसको हम लोग लेकर के चलने वाले हैं। नंबर 1 मेटल्स। मेटल्स में से सब आ जाएगा, जितने भी मेटल होंगे। यहाँ जो जरूरत है हम लोग को प्रैक्टिकली समझने के लिए, उसमें ह्यूमन बॉडी हो गया, एनिमल बॉडीज हो गया। इसके बाद में ग्रेफाइट और ड्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन का अपर रूप होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स, जिसको जलीय हम लोग विलियन, यहाँ जो है सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, वही है एक्वस, है ना। वाटर जो है सॉल्यूशन के फॉर्म में यहाँ आने वाला है। और बेसिस हो गया, एसिड्स हो गया, द अर्थ। यस, द अर्थ का इस्तेमाल हम लोग यहाँ डट करके करने वाले हैं। अर्थिंग प्रोसेस को समझेंगे और इसी अर्थिंग को ग्राउंडिंग भी बोला जाता है। तो इसके बहुत जरूरी कंपोनेंट्स होता है। पूरे क्लास नंबर 12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो फिलहाल दो बात यहाँ रखेंगे। नंबर 1 नॉट कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर अमंग द मेटल्स। जितने भी मेटल्स आएंगे, जैसे मेटल में आया सिल्वर, आया एल्युमिनियम, आया गोल्ड, आया, तो ये सब जो मेटल्स पढ़ेंगे उसमें से सिल्वर जो होता है वो सबसे बेहतर कंडक्टर होगा। क्यों होगा इसका भी खुलासा हम लोग लेटर ऑन करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ जो है दैनिक जीवन में जो प्रायोगिक जीवन होता है, उस प्रायोगिक जीवन में सबसे बड़ा कंडक्टर का नाम है द अर्थ। यस, दैनिक जीवन में यानी यहाँ द बेस्ट कंडक्टर का नाम नहीं लिया जा सकता है, बल्कि हम लोग इसको कह सकते हैं कि भाई साइज में जो कंडक्टर हम लोग पढ़ते हैं उसमें सबसे बेहतरीन कंडक्टर का नाम है, यानी सबसे बड़े कंडक्टर का नाम है द अर्थ। फिर एक बार इसको देखते हैं, वैसे शुद्ध पदार्थ अर्थात द सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन पास थ्रू इजीली, यानी जिससे आसानी से चार्जेस पास कर जाए तो उसी को कहा जाता है कंडक्टर्स। अब यहाँ कंडक्टर्स, क्योंकि यहाँ इसीलिए जरूरत पड़ा, वी आर इनसाइड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हैं और यहाँ हम लोगों को चाहिए चार्जेस। और चार्जेस के मामले में रिच जो है वो है जो आसानी से चार्ज हम लोग ले सकते हैं। तो ऐसे चार्जेस जो है कंडक्टर से ही प्रोवाइड, हालांकि हम लोग कंडक्टर से प्रोवाइड करेगा, हालांकि हम लोग यहाँ इंसुलेटर का बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल करने वाले हैं। इंसुलेटर का मतलब हो गया नन कंडक्टर, नन कंडक्टर का मतलब हो गया कुचालक। वैसे ही सब प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं। तो यहाँ जो है एग्जांपल में मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडीज, ग्रेफाइट, एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट, बेसिस, एसिड्स एंड। यहाँ ध्यान देना है कि कहीं कहीं हम लोग अपने शरीर का इस्तेमाल भी करेंगे और साथ में द अर्थ।
सिल्वर जो है सारे कंडक्टर्स में से बेस्ट कंडक्टर रहता है, और अर्ध जो होता है वो अर्ध इज द बिगेस्ट, साइज में ये सबसे बड़ा कंडक्टर होता है। अब आता है कि यहां जरा सा इसमें से चार्ज जब हम लोग करेंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको यहां हम लोगों को देखना है। व्हेन चार्जेस आर गिवन टू अ कंडक्टर दे रिसाइड ऑन इट्स सरफेस। रिसाइड का मतलब होता है किनारे लगना। जैसे हम लोग कंडक्टिंग बॉडीज में से चार्ज देते हैं तो एक यहाँ मूवमेंट कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि चार्ज किसी भी कंडक्टर में से अगर हम लोग चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो वो जो है लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, और लाइक चार्जेस जब रिपेल करेगा तो जाहिर सी बात है ये किनारे लग जाता है। जैसे यहाँ हम लोग देखते हैं सिंपल ये वाला जैसे दिखे दो प्लस प्लस, अब लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, हालांकि इसमें इवेंट थोड़ा सा दूसरा होता है। इधर से ये जो है एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा एक एटम से, यहां का बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जैसे ये लिया, जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहां क्या होगा कि यहां वाला एटम आपका प्लस हो जाएगा और ये फ्यूज कर जाएगा। फिर इसी तरह से दूसरे छोर से यहां से दिखाएंगे तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये प्लस हो जाएगा और ये फ्यूज हो जाएगा, ना ये न्यूट्रल हो जाएगा। और इसी प्रक्रिया से क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज इसमें से प्रोवाइड करेंगे यानी वो सिचुएशन क्रिएट करेंगे जो पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसी तरीके से किनारे लग जाता है यानी ये रिसाइड कर जाएगा। मतलब सिंपल समझना है कि whenever you are going to give the charge into the conductor, ये जैसे कंडक्टिंग बॉडीज में हम लोग चार्ज देते हैं ये क्या करेगा, रिसाइड, किनारे लग जाता है। हालांकि यहाँ एक्चुअल मूवमेंट होगा जो दूसरे डायग्राम में दर्शाया जा रहा है। जैसे ये रहा दो नेगेटिव लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, और इस तरह से और भी नेगेटिव चार्जेस देंगे तो रिसाइड कर जाएगा। हालांकि ये सतह से बाहर नहीं जा सकता है क्योंकि बाहर जो है एयर मीडियम है, इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर में यहाँ यही कहना है, सारांश ये है कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ने का कि जैसे कंडक्टिंग बॉडीज के अंदर चार्ज रहता है तो वो मूव कर जाएगा, लेकिन उसके सतह पर आने रिसाइड करने के बाद ये बाहर जा सकता है, लेकिन इसके लिए वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत है जो हम लोग कैपेसिटर्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिलहाल आपको सिंपल रखना है कि जब हम लोग कंडक्टर्स में चार्ज को देते हैं तो ये किनारे लग जाता है, रिसाइड कर जाता है। अब आते हैं इसका दूसरा पहलू, और एक बात ध्यान रखना है, इंसुलेटर्स और डाइइलेक्ट्रिक्स, इसकी खास बात क्या है कि ये आसानी से, अर्थात द सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैनॉट फ्लो इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। अर्थात वैसे पदार्थ जिसमें से चार्जेस जो होते हैं वो आसानी से फ्लो नहीं करते तो ऐसे को कहा जाता है इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, या इसी को हम लोग डाइइलेक्ट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अब यहाँ एक सवाल है कि भाई अगर मान लिया जाए कि इसमें आसानी से फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई अगर हम लोग परिस्थिति पैदा करें तो निश्चित रूप से यहाँ जो है चार्जेस फ्लो कर सकते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण है थंडर स्टॉर्म, वज्रपात। यस, एयर इंसुलेटर है, लेकिन एयर इंसुलेटर होने के बावजूद भी यहाँ जो है चार्ज को कैरी ऑन करता है। इसके पीछे का हल्का सा वजह, थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं, ये मान लिया जाए क्लाउड का एक पीस इधर है, यहाँ क्लाउड का एक पीस यहाँ है, तो ये जो है एक साइड में पॉजिटिव चार्जेस बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं और दूसरी साइड में नेगेटिव चार्ज, जिसके वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान या तो बराबर हो जाएगा या नहीं तो ग्रेटर देन 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। और अगर इतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग एयर में देते हैं तो वो चार्ज हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि विपरीत परिस्थिति अगर पैदा किया जाए तो इंसुलेटर भी चार्ज हो सकता है, तो इसको भूलना नहीं है। और यही सावधानी तो कैपेसिटर के निर्माण के दौरान जो कैपेसिटर कंस्ट्रक्ट किया गया उसमें से ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ मोटा मोटी एक बात समझ आना है कि वैसे सब्सटेंसेस जिससे होकर के आसानी से इलेक्ट्रिक चार्जेस पास नहीं करते हो तो उसी को कहा जाता है इंसुलेटर्स। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग जो यूज करेंगे उसके हिसाब से चलेंगे। एग्जाम्पल्स जैसे हो गया ग्लास, डायमंड, पोर्सेलिन, प्लास्टिक, नायलन, माइका, ड्राई एयर, ड्राई वुड, पीवीसी, पॉली, विनाइल क्लोराइड, वैक्स, ईटीसी। इसके अलावे अनगिनत
फॉर्म में अनगिनत जो है वो इंसुलेटर्स पाए जाते हैं। यहाँ जो है हम लोग को जो आवश्यकता है, यानी सीधी सी बात है, इसका प्रयोग भी हम लोग करने वाले हैं और ये भूलने वाली चीज नहीं है ना। चाइना वाला मिट्टी है भाई, चाइना को कैसे कोई भूल सकता है ना। तो एक बात सीधा समझना है कि दीज आर द इंसुलेटर्स। अब एक खास बात इसमें से ये रहा है कि जब कभी हम लोग इंसुलेटर पर चार्ज देते हैं तो ये चार्ज जो होगा वो एक जगह पर माने कन्फाइंड प्लेस पर हमेशा रहता है। जैसे कंडक्टर में क्या था कि जब हम लोग चार्ज दिए तो वो रिसाइड कर गया, किनारे लग गया, लेकिन ये जहां हम लोग देते हैं वहां से अपने स्थान से ये मूव नहीं करेगा और इसी का फायदा हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैट में मिलने वाला है। फिलहाल यहाँ देखते हैं इंसुलेटर्स कैन बी चार्ज्ड बट डू नॉट। यहाँ एक बात ध्यान रहे, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि एक दो लेक्चर जो पीछे हो गया था, आने पीछे जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें से साफ साफ बोला गया है कि भाई आइसोलेटेड सिस्टम का वाल जो होता है इसको आप इंसुलेटर का नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इंसुलेटर कैन बी चार्ज्ड। और यहाँ देखिए प्रमाण भी मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। सो इंसुलेटर कैन बी चार्ज बट डू नॉट कंडक्ट। ये चार्ज किया जा सकता है, आगे हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग में, लेकिन ये चार्ज को कंडक्ट अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकता है, यानी कैरी ऑन नहीं कर सकता है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि इंसुलेटर्स डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लिया जाए कोई पूछ देगा कि क्यों नहीं कर सकते हैं, तो इसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता ही नहीं। मेटल्स में एक दिन बोला गया था, पिछला लेक्चर देखिए तो उसमें पता चलेगा कि मेटल्स के बारे में कहा गया कि भाई मेटल का वायर रहता है, हम लोग करंट तो उसी के अंदर है। फ्री इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें थोड़ा सा एनर्जी दीजिए, वो अपना फ्रीक्वेंट मूवमेंट करना शुरू कर देगा। तो एक बात ध्यान रहे कि इंसुलेटर कभी जो है डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाई इंसुलेटर डू नॉट कंडक्ट इन द इलेक्ट्रिसिटी। यही वजह है कि हम लोग इंसुलेटर को वायर नहीं बना सकते, तार नहीं बना सकते, इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी के डिवाइसेस में इस्तेमाल हम लोग करते हैं। बेशक जैसे हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे, कैपेसिटर की चर्चा पहले हो चुकी, अन्य जो डिवाइसेस है कहीं कहीं उसमें भी इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ जो है हम लोग इसे करंट जो है वो कंडक्ट नहीं करवा सकते। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे देखिए ये है एक इंसुलेटिंग बॉडी। अब यहाँ पॉजिटिव चार्जेस है तो कन्फाइंड प्लेस पर सिचुएटेड है, ये आगे पीछे नहीं जाएगा। देखिए यहाँ है, ऐसा थोड़ी है कि ये रिबेल करके बाहर निकल जाएगा। इसी पर जो है पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिखाना पड़ेगा। यहाँ देखिए नेगेटिव चार्ज है, अब अगल बगल में अगर नेगेटिव चार्ज है और वो स्थिर है, ये मूव करके पॉजिटिव से फ्यूज नहीं कर सकता, न्यूट्रल नहीं हो सकता है। तो एक बात का ध्यान रहे। और इस तरह का जब प्रॉब्लम आएगा ना, जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आने कूलम्ब्स लॉ के दौरान हम लोग पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहां जो रिंग्स वगैरह पर एक ही रिंग पर अगर इंसुलेटर का रिंग है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को दर्शाया जा सकता है। और वाकई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रॉब्लम होता है वो इंटरेस्टेड दिलचस्प हो जाता है इसी इंसुलेटर की वजह से। तो वहां हम लोग बहुत सारा जो एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन है उसमें से देखेंगे। तो यहाँ ध्यान रहे कि ये कन्फाइंड पोजीशन से कभी भी पॉजिटिव चार्ज अपने जगह से मूव नहीं करेगा, ये नेगेटिव चार्ज अपने जगह से मूव नहीं करेगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, अपने जहां जो है सुनिश्चित स्थान पर अवस्थित होता है, सिचुएटेड होता है, ये अपने स्थान से मूव बिल्कुल नहीं करेगा। अब आता है बारी नेक्स्ट वन। देखिए जरा सा एक पॉइंट इसमें से ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोगों को ये बहुत जरूरत पड़ेगा। और जरूरत है किसका, तो ये रहा, देखिए चार्जेज ऑन एन इंसुलेटर आर रिमेन्ड एट कन्फाइंड पोजीशन, यानी जहां आप लोग देंगे चार्ज वहीं सदैव स्थिर रहेगा, उसमें किसी भी तरह का मूवमेंट संभव नहीं हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट में चलते हैं। अच्छा चलिए, यहाँ हम लोग जो है हमारे एकदम स्थिर से है ना, कोई जल्दी नहीं है, बहुत टाइम है और लंबे लंबे लेक्चर्स भी दिए बनाए जाएंगे उसके वीडियो, ताकि आपका जो है रिपीटेशन हो सके। प्रॉब्लम का एकदम ऐसी वर्मा का भी सॉल्यूशन जो है वन बाय वन प्रॉब्लम, जैसे चैप्टर प्रॉब्लम जो उसका स्टार्ट होता है तो जाहिर सी बात है कि पॉइंट चार्ज यानी कूलम्ब्स लॉ से शुरू होगा। तो एक स्टेप 2-3 स्टेप में पूरा जो प्रॉब्लम है, जैसे पहले दिन में 1 से 15 या 16 ऐसे 15 का कैम्यू लेकर के और उसको बना दिया जाएगा। फिलहाल अब यहाँ एक बात सीधा समझ आना है कि भाई हम लोग कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स पढ़े, ठीक है, कंडक्टर्स इजीली चार्जेस को अलाउ करता है,
इंसुलेटर इसको अलाउ नहीं करता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं और उसमें से चार्ज देखे कि कंडक्टर में देने के पश्चात ये मूव कर जाता है, इंसुलेटर में कन्फाइंड पोजीशन पर ही रहता है और इसी का फायदा हम लोग उठाने वाले हैं। लेकिन इस दौरान एक बात क्लियर हो गया कि भाई हम लोग इंसुलेटर को भी क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो चले आते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब मेथड्स ऑफ चार्जिंग में से एक बात समझ जाना है कि एक ऐसा चार्जिंग, जल्दी उसके बारे में लोग चर्चा करते तो हैं लेकिन उसको स्थान नहीं दिया जाता है। चौथा नंबर यानी चार्जिंग न्यूट्रल। न्यूट्रल बॉडी का मतलब पहले भी बताया गया कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी एक मान लिया जाए मैटर है, एक सब्सटेंस है और इसमें से बहुत सारे एटम होंगे जो कि हम लोग को नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ता है। प्रत्येक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इसकी संख्या बराबर होगी। तो इसी तरह से प्रत्येक एटम का यही स्थिति बनेगा। इसका मतलब पूरे बॉडी का नेट चार्ज का मान क्या होगा, 0 होगा। जरा सा आप पीछे देखेंगे तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में ये बात बताया गया है कि भैया चार्ज तो बॉडी के अंदर होता है, हम लोग उसको क्रिएट कर नहीं सकते, ये तो बॉर्न प्रॉपर्टी है, जन्मजात गुण है। तो कोई भी मटेरियल जो होता है वो अगर ये चौथे को नजरअंदाज कर दिया जाए मेथड ऑफ चार्जिंग में तो न्यूट्रल होगा, क्योंकि प्रकृति जो है, प्रकृति के आनी नेचुरल साइकिल वो चलता रहता है, हम लोग उसको बाधित नहीं कर सकते। तो यहाँ सीधा आते हैं कि भाई मेथड आने न्यूट्रल बॉडी को कितने तरीके से चार्ज किया जा सकता है। सो लेट अस रन टुवर्ड्स दैट, अर्थात मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो यहाँ साफ साफ बात है कि a neutral body can be charged by following 4 methods। नंबर 1 पहला मेथड हो गया चार्जिंग बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन। दो सुटेबल मटेरियल को अंडर सुटेबल फिजिकल कंडीशन क्या करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। अब यहाँ दो बात आता है, सही भौतिक परिस्थिति होना चाहिए और सही मटेरियल होना चाहिए, अर्थात पदार्थ होना चाहिए। जिसको मन बुझाए उसको रगड़ करके आप चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि इस मटेरियल्स के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा, लेटर ऑन हम लोग जानेंगे। फिलहाल यहाँ चलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चालन विधि से एक चार्ज कंडक्टर है, दूसरा न्यूट्रल कंडक्टर है, दोनों को कनेक्ट कर देंगे या दोनों को टच में रख देंगे और जैसे टच में रखेंगे तो न्यूट्रल बॉडी भी चार्ज हो जाएगा। सी नंबर में आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन यानी प्रेरण, है ना। जैसे ये जब हम लोग प्रक्रिया जाएंगे इसमें किसी भी तरह का फिजिकल कांटेक्ट नहीं बनता है और न्यूट्रल बॉडी कैन बी चार्ज। ये बात भी ध्यान देना है कि भाई दोनों चूंकि कंडक्टर्स भी चार्ज किए जा सकते हैं और इंसुलेटर भी चार्ज किए जा सकते हैं, तो इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि किन किन विधि में कैसे कैसे कौन सा चार्जिंग मेथड लागू होगा। एंड फाइनली चार्जिंग बाय आयनाइजेशन, अर्थात ये जो है आयनाइजेशन प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस है, नेचर में होते रहता है, हम लोग भी इसको मदद करते हैं बाय हीटिंग। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उसमें हीट किया जाता है। यूवी लाइट फॉल करवाने पर ऑटोमेटिकली जो है कई एलिमिनेशन रिएक्शन जो है इस पर बेस्ड होते हैं, जो हम लोग देखते चलेंगे। अब आता है एक एक करके हम लोग हैंडल करते चलेंगे और पहला नंबर आता है चार्जिंग बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन, घर्षण। भाई घर्षण तो वही संभव है ना वेयर देयर इज द रफ सरफेस। तो एक बात समझना है कि रफ सरफेस पर ये कैसे काम करेगा। तो इसमें जाने के पहले क्या होगा कि जरा सा हम लोग एक वर्ड से परिचय करवा लेते हैं कि ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब हुआ द एबिलिटी ऑफ होल्डिंग। जैसे मान लिया जाए दो मटेरियल है, एक है एक्स, आप जाहिर सी बात है एक्स के बाह्यतम कक्ष पर चलते हैं जहां की आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन हो गया, ये वाई है दूसरा मटेरियल, ठीक। अब इसका जो है जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, तो यहां इसका मान लिया जाए 3 है। अब क्या है कि ये एक्स की पकड़ जो है वो अपने
जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑल ऑर्बिट्स में अगर कम होगा तो ये इसका लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। और अगर ये मान लिया जाए कम पकड़ है तो इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो डेफिनेशन दिया जा रहा है वो सीधा हम लोग कह सकते हैं द एबिलिटी ऑफ होल्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्योंकि इस वर्ड के बगैर आप कितना रटेंगे, बहुत सारा मटेरियल है ना, कभी ग्लास, वूल, सिल्क, है ना, तो कभी जो है नीचे आ गया टेफ्लॉन। तो इसका एक लिस्ट हम लोग बना करके चलेंगे और उसी लिस्ट में से हम लोग को पता चलेगा। देखिए एक सीधी सी बात समझना है कि जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा, अर्थात जिसका अपने इलेक्ट्रॉन पर पकड़ कम होता है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देता है। और जो कंजूस होता है वो जाहिर सी बात है वो भी इलेक्ट्रॉन लेने के लिए राजी, यानी वो भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ हम लोग इसके अंदर जाने के पहले जरा सा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद बात कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सीधा आते हैं हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप नोट्स भी बना सकते हैं, हम सीधे से सामने से हट जाएंगे तो उस समय आप क्लिक करके ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एनसीईआरटी वगैरह का जो है बनाया गया है मिला जुला करके सारे बुक्स जो हैं जिसके वजह से नंबर आ सकता है, वो सारे बुक्स को यहाँ शामिल किया गया है। द एबिलिटी ऑफ होल्डिंग ऑन इलेक्ट्रॉन्स बाय द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऑन का मतलब खुद का, जाहिर सी बात है एक एटम है तो अपने इलेक्ट्रॉन पर पकड़ है, दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन से उसको या तो वो लेगा, नहीं तो कमजोर पड़ा तो देगा। तो एक एबिलिटी अर्थात दक्षता, योग्यता, जो अपनी इलेक्ट्रॉन, किसका योग्यता है जी, तो न्यूक्लियस की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन होल्ड ऑन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर पकड़ किसका होगा, न्यूक्लियस का। तो ये एक ऐसी एबिलिटी है जो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम अपने इलेक्ट्रॉन पर पकड़ जमाए हुए रहता है। जिसकी पकड़ ज्यादा होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। अब इसमें से कुछ मटेरियल्स हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा और तब जो है हम लोग आसानी से ये बात समझ सकते हैं कि जैसे इसी को कहा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, एक रफ अरेंजमेंट है। तो यहाँ आ रहा है, देखिए सबसे पहले फर, इसके बाद ग्लास, इसके बाद वुल, इसके बाद फिर आ जाएगा आपका सिल्क, फिर आ गया ह्यूमन बॉडी, फिर आ गया वुड, फिर कॉटन, फिर सीलिंग वैक्स, एम्बर, रेशिन, सल्फर, रबर, एबोनाइट एंड टेफ्लॉन। ये जो है ऊपर में जो सबसे पहले फर माने रोया हो गया है ना, तो फर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होता है। और इस ग्रुप में इस जो सीरीज है इसमें सबसे ज्यादा जो रहेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो टेफ्लॉन का है। आप इसको बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऊपर से जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे कंजूस होता जाएगा, भयानक कंजूस। अब इसमें से क्या होगा कि जो फिजिकल कंडीशन यानी सूखा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ सिंपल है, देखिए ये फर है और फर को ग्लास से रगड़े, है ना, जो हेयर ग्रुप्स का है उसको अगर हम लोग रगड़ेंगे ग्लास से तो जाहिर सी बात है इस पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसका निकलेगा और ये जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ग्लास प्लस हो जाएगा, ग्लास जो है वो सॉरी माइनस हो जाएगा। फर क्या होगा, यानी सीधी सी बात, फर लूज किया तो प्लस, जो गेन करेगा वो माइनस। लेकिन ग्लास पर यानी नहल्ले पे दहल्ला आ गया। देखिए अगर ग्लास को ऊल से रगड़ते हैं तो इस बार कंजूसी के मामले में ऊल आगे निकल गया, ऊल आगे निकल गया तो जाहिर सी बात है ग्लास का जो होगा, ग्लास का इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। फिर अगर वूल और सिल्क को रगड़े तो यहाँ फिर मामला पलट जाएगा, क्योंकि वूल का जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है और सिल्क का ज्यादा होता है। तो वूल लूज करेगा, सिल्क गेन करेगा, तो वूल हो जाएगा पॉजिटिव, सिल्क हो जाएगा नेगेटिव। फिर इसी तरह से आप पेयर बनाते चले जाइए और कोई जरूरी नहीं अगल बगल, जैसे फर हो गया डायरेक्ट एबोनाइट से जोड़ देंगे तो ये तो महान कंजूस है ना, तो जाहिर सी बात है फर लूज करेगा और एबोनाइट जो है वो गेन करेगा। तो इस तरीके से कई प्रश्न यहाँ हम लोग एराइज कर सकते हैं
और उन प्रश्नों का बहुत आसानी से आंसर दिया जा सकता है। अब सीधी सी बात है कि जो पहले आ रहा है मटेरियल अपियरिंग इन द अर्लियर इज पॉजिटिवली चार्ज, ये जैसे पहला वाला जो ऊपर रहेगा वो लूज करेगा। जैसे मान लिया जाए, अभी बोले यह बीच में से कहीं से लेते हैं कॉटन और टेफ्लॉन। अब कॉटन क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है और टेफ्लॉन का ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कॉटन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन अगर लूज किया तो प्लस चार्ज में चला जाएगा, यानी ये प्लस हो जाएगा। और समझ में आ रही होगी बात। और ये जो है एबोनाइट है ना, एबोनाइट ये वाला जो है ये गेन कर लेगा, और जब गेन करेगा तो ये माइनस। तो किसी को भी आप पेयरिंग में ला सकते हैं, लेकिन बात ध्यान रखना है कि यहाँ जो है फिजिकल कंडीशन, भौतिक परिस्थिति बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। जैसे एक सिंपल सा बात है, प्लास्टिक का कंघी होता है और फर माने हम लोग का हेयर ग्रुप है। अब उसमें से आप मान लिया जाए मस्टर्ड ऑयल लगा लीजिए या भीगा हुआ रहेगा, तो फिर जो आप खेलना चाहते हैं कि भाई चलो बाल झाड़ते हैं, कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट कर देगा, इम्पॉसिबल नहीं होगा, वो आप करके देख सकते हैं। तो फिजिकल कंडीशन होना चाहिए, भौतिक परिस्थिति सही होनी चाहिए, बाल धोया हुआ रहना चाहिए, सूखा हुआ रहना चाहिए, ठीक, प्लास्टिक का जो कंघी है वो भी ड्राई होना चाहिए, तभी इस तरह की घटना घटेगी, वरना ऐसा संभव नहीं होगा। अब आते हैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज को आप बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, बहुत सारे प्रश्न जो हैं इससे आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब आता है चार्जिंग बाय रबिंग, या क्या है, तो बाय रबिंग टू सुटेबल इंसुलेटिंग बॉडीज। यहाँ साफ साफ जितना भी अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सीरीज में देखे, ये सब कुचालक पदार्थ थे, अर्थात नॉन कंडक्टिंग मटेरियल था जिसको एक दूसरे पर रगड़ा जा रहा था। तो यहाँ आप ध्यान देना है। तो यहाँ देखिए जैसे ग्रुप में है, तो इसका मतलब यहाँ हो गया कि इंसुलेटर यानी कुचालक पदार्थ को यहाँ चार्ज किया जाता है। सिंपल सा बात है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। अर्थात ये बात बिल्कुल साफ हो गया, भैया इंसुलेटर को चार्ज किया जा सकता है, और इसकी पहली विधि व्यवस्था है इंसुलेटर। एक फायदा और है कि इसमें यहाँ जो टेबल दिया जा रहा है, इसमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, क्योंकि क्वांटाइजेशन से जुड़ा हुआ प्रश्न जो है इससे था, पिछले लेक्चर में दिखाया गया है। बाय रबिंग टू सुटेबल इंसुलेटिंग बॉडीज गिवन इन बॉक्स, जो आएगा वन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर नेगेटिवली चार्ज। तो लेकिन जितना जैसे एक को रगड़े, जैसे यहाँ मान लिया जाए कि फर यानी ड्राई हेयर्स हो गया हम लोग का, सूखी जो है वो जो बाल है सूखे, उसमें से हम लोग प्लास्टिक कॉम को ड्रैग करते हैं, जाहिर बाल झाड़ने की जरूरत पड़ती है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ड्राई हेयर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मान लिया जाए ये 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसका मतलब हुआ कि 10 यानी Q बराबर N, सीधी सी बात, Q बराबर N, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ N का मान 10 टू द पावर 6 है, और इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम है। यही इलेक्ट्रॉन जो है प्लास्टिक का कंघी जो है वो गेन कर लेगा, तो इसके लिए यही हो जाएगा -10 टू द पावर है, यहाँ सूत्र प्लस माइनस होता है, बताया हुआ है, पीछे वाला लेक्चर देखिए, इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यानी जितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो ये बात यहाँ ध्यान रखना है। दूसरा नंबर है कि ये इंसुलेटर्स कैन बी चार्ज्ड बाय यूजिंग फ्रिक्शनल मेथड। यहाँ टेबल आपके सामने आ रहा, और आगे हम आपको दिखा चुके हैं ग्लास रड, सिल्क, ग्लास के नीचे सिल्क था, फिर एक बार हम लोग देखेंगे। तो ग्लास जो है लूज करेगा, सिल्क जो है गेन करेगा। याद रहे इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा उतना ही यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। इसी तरह से फर हो गया, और इसको एबोनाइट तो महाकंजूस है, टेफ्लॉन के ठीक ऊपर में है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जितना लूज करेगा प्लस हो जाएगा, और ये वाला जो है माइनस हो जाएगा। ड्राई हेयर सभी उदाहरण दिए, प्लास्टिक कॉम ये फर वाले ग्रुप में है, और ये प्लास्टिक एकदम लास्ट वाले ग्रुप में है। तो जाहिर सी बात है कि उसमें से यहाँ जो है ड्राई हेयर्स विल लूज द इलेक्ट्रॉन, एंड प्लास्टिक जो कॉम होगा वो इसको गेन करेगा। वूल हो गया, एम्बर हो गया। अभी तुरंत फिर एक बार लिस्ट देख लेते हैं, इसको रटने की जरूरत नहीं है।
ये अगर लिस्ट आपके पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। जैसे यहां हुआ, देखिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज था, सबका नाम जो आया था, देखिए इस लिस्ट से आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस निकाल सकते हैं, कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के जरिए हम लोग आसानी से इसको पकड़ सकते हैं, जान सकते हैं। अब यहां देखते हैं, चलिए चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसमें से आते हैं चार्जिंग अ न्यूट्रल बॉडी बाय टचिंग इट विद अ चार्ज बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। लेकिन यहां एक बात का ध्यान रहे, दिस मेथड कैन बी अप्लाइड ओनली, एकदम धमकी देके बोल देना है, दिस मेथड कैन बी अप्लाइड ओनली इन केस ऑफ कंडक्टर्स। इसका मतलब हुआ कि इसमें से इस विधि के द्वारा हम लोग इंसुलेटर्स को चार्ज नहीं कर सकते, तो इसको ध्यान में रखना है। अब एक बात यहां पहले समझ करके रखते हैं, जैसे मान लिया जाए एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी का क्या मतलब हुआ जी, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, यानी प्लस एन होगा। अगर मान लिया जाए कहीं आपको ऐसे पॉजिटिव चार्ज बॉडी दिखाया जा रहा है, इसका मतलब इसका बेचारा का जो एटम्स है ना, इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गायब हैं, इसको ये जिसके एटम्स जो हैं नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर इन दोनों में से तुलना किया जाए सिंपल वे से, न्यूट्रल और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से, तो हम लोग साफ साफ पता चलता है कि भाई न्यूट्रल बॉडी में जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी और पॉजिटिव जो चार्ज बॉडी है उसमें से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी। दोनों को कनेक्ट करना है, ये तो भूखड़ है ही। तो यहां सीधा जो है इसी प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो फिलहाल एक बात याद रखें कि कंडक्शन जो होता है वो सिर्फ कंडक्टर्स के लिए है, वहां जो है इंसुलेटर वगैरह काम करने वाला नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब आता है इस मेथड में हो क्या रहा है, इसको समझते हैं। जैसे एक बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है, फिर बी जो है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, हो गया। अब यहां क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए, अर्थात ये हम लोग का न्यूट्रल बॉडी है, इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बी, क्योंकि इसके एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव दिखाने का सेंस ही है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्याएं निहायत कम है। तो दोनों को जब हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, देखते हैं। यहाँ न्यूट्रल बॉडी हो गया, यहाँ हो गया पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो भाई यहाँ क्लियर हो गया था कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, न्यूट्रल में ज्यादा है। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा वो लगातार जो है पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता चला जाएगा और यहाँ पॉजिटिव की मात्रा कम हो जाएगी और जो न्यूट्रल बेचारा था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये हम लोगों का बॉडी ये था, पहले ये न्यूट्रल था, ये भी पॉजिटिवली चार्ज था। तो एक बात का यहाँ ध्यान रखना है कि बी में जब जाएगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में तो उसमें पॉजिटिव चार्ज की मात्रा यानी पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो घटेगा, लेकिन डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन यानी चार्ज का जो होगा यहाँ डिग्री लेवल जो होगा, लेवल, ये लेवल दोनों में बराबर होगा, यानी तब तक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल से पॉजिटिव में फ्लो करता रहेगा जब तक कि दोनों में डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। और लेटर ऑन भाई हम लोग यही बोलेंगे डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानेंगे। अब रहा आगे और भी इसमें चर्चा होगा, जैसे यहाँ न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की बात कही गई। अब जरा सा आते हैं दूसरे घटक में, यहाँ नेगेटिवली चार्ज बॉडी, इसको ये दिखाया गया है। यहाँ जाहिर सी बात है जब नेगेटिव चार्ज है तो इसका साफ मतलब हुआ कि इसके एटम्स के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या जरूरत से भाई बहुत ज्यादा है, इसमें जरूरत से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दूसरे पक्ष पे जाए न्यूट्रल तो इसके सापेक्ष उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। यहाँ जरा सा ध्यान देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए में अधिक है, बी में कम है। कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो गया, लीजिए अब वो ट्रांसफर होता चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसमें लेवल जो होगा किसका, नेगेटिव चार्ज का, वो घट जाएगा। और जैसे ये दोनों का पोटेंशियल अर्थात
स्तर जो होगा चार्जिंग का बराबर हो जाएगा, तो उस समय अपने आप ये स्टॉप कर जाता है। अब यहाँ दो प्रश्न आया। प्रश्न नंबर 1 कि अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी, चूंकि हम लोग को तो न्यूट्रल बॉडी ही चार्ज करना है, तो न्यूट्रल बॉडी से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह फ्लो किधर से किधर होता है, आंसर हो जाएगा न्यूट्रल से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की तरफ। जब एक न्यूट्रल बॉडी को हम लोग नेगेटिवली चार्ज बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं तो इस बार फ्लो कैसे हो रहा था, तो नेगेटिवली चार्ज टू न्यूट्रल बॉडी। एक बात गौर करेंगे, वहां पॉजिटिव से कनेक्ट किए तो पॉजिटिव न्यूट्रल बॉडी हो गया, और यहां नेगेटिव से कनेक्ट किया गया तो नेगेटिव हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बात है, काम आएगा आगे। अब आता है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी हम बात कर रहे थे। द टू बॉडीज मे और मे नॉट हैव इक्वल चार्जेस, वो दोनों डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों बॉडीज, इफ टू बॉडीज आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट देन द चार्जेज ऑन टू विल बी इक्वल। आइडेंटिकल का कहना है ऑल रेस्पेक्ट, है ना, सब कुछ साइज मटेरियल, जैसे एक गोल्ड का है ठीक दूसरा भी गोल्ड लीजिए, या सिल्वर है तो दूसरा भी सिल्वर लीजिए, तो ऐसी दोनों अगर दोनों का मटेरियल का हर मामले में जो बॉडीज दिखाया गया, हर मामले में अगर समान होगा तभी दोनों में चार्ज की मात्रा बिल्कुल बराबर होगी। नहीं तो इफ टू बॉडीज आर नॉट आइडेंटिकल देन चार्जेज ऑन देम विल बी डिफरेंट। अगर अमाउंट ऑफ चार्ज की बात करें, देखिए लेवल हम बोल रहे हैं, लेवल स्तर बराबर होगा, लेकिन अगर मान लिया जाए एक गोल्ड है एक सिल्वर है, या एक बॉडी का साइज बराबर है दूसरा का छोटा है, तो यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि इस जगह पर चार्ज का अमाउंट अलग होगा, लेकिन डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन का मान जो है वो बराबर होगा। अब यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर रहे होंगे, ये होगा क्या, चलो देखें यहाँ देख रहे हैं चार्ज डिफरेंस। अरे भाई, जैसे ये दो बॉडी के बीच में ट्रांसफर हुआ, समझिए इसको बढ़िया से। अब ये दोनों मटेरियल अलग अलग है, इसमें भी नेगेटिव चार्ज इसमें भी नेगेटिव चार्ज, है ना। अब कोई ये बोल रहा है कि ये दोनों अलग अलग मटेरियल है, चार्ज ऑन बी इज लेस देन चार्ज ऑन ए, ऐसा बात बोल रहा है। तो इसमें से अब ऐसे समझिए कि ये लेवल करने का मतलब हुआ कि अगर इसमें और ए में अलग से चार्ज जोड़ना है तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसी को हम लोग आने और अगर जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ जो है यही वर्क डन पर यूनिट चार्ज यहाँ हो गया VA। इसमें भी अगर जोड़ना रहे तो वर्क डन डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज, यानी इकाई अब इसको जोड़ना है तो ये वाला जो होगा B पॉइंट है, ये B पर जब जोड़ना रहेगा तो यहाँ ध्यान देना है, ये जो वैसे छोड़ करके नहीं निकल जाना है, इसको समझ जाना है, ये हो जाएगा। इसी को आगे हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल। तो ये जो वर्क डन बाय चार्ज है और यहाँ जो वर्क डन बाय चार्ज है, तो ये बराबर होगा, यानी इसमें जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज और इसमें वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अर्थात VA बराबर VB होगा। यानी जितना कार्य आपको ए बॉडी में चार्ज जोड़ने में करना पड़ेगा, उतना ही कार्य इकाई धनावेश को जोड़ने में या इकाई चार्ज को जोड़ने में किसमें करना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव दिखा रहे हैं, ठीक है, आप पॉजिटिव जोड़िए या नेगेटिव, वो तो बाद में पोटेंशियल में क्लियर हो जाएगा। तो आप पॉजिटिव जोड़िए या नेगेटिव जोड़िए, एक बात का ध्यान रहे कि दोनों में यहाँ ए में भी जब पूरा कंडक्शन हो जाएगा तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, यूनिट चार्ज ले लेना है। तो यहाँ जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा और बी के केस में जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा वो बराबर होगा, यही सेंस होता है। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग। चलिए जरा सा ये वाला ध्यान दीजिएगा, यही बात हम बोल रहे थे, द पोटेंशियल ऑफ टू बॉडीज विल ऑलवेज बी सेम। यहाँ वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होगा वो दोनों बॉडीज का सेम होगा, इसमें किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं होता है, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। लेटर ऑन आपको पोटेंशियल बताया जाएगा, तब तक ये रहा अर्थिंग, या इसी को कहीं कहीं एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ये वर्ड होता है ग्राउंडिंग। ठीक, ये रहा। भाई अब सीधी सी बात है कि इंसुलेटर को कनेक्ट यहाँ करके क्या करेंगे, है ना। तो सबसे पहले ग्राउंडिंग और अर्थिंग का अर्थ समझिए।
अब ऐसा है कि गए और एक इंसुलेटर को कनेक्ट कर दिए, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, कंडक्टर से फ्लो करता है चार्ज। तो इसका मतलब हुआ कि कंडक्टर का ग्राउंडिंग या अर्थिंग होता है। कंसेप्ट मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर रखना है। द प्रोसेस टू कनेक्ट अ चार्ज कंडक्टर टू द अर्थ इज नोन एज अर्थिंग या ग्राउंडिंग। इसके दो सिंबल्स हो सकते हैं, एक कहीं भी मिल जाएगा, ऐसे खींच देना है लंबा और फिर ये डॉट 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 लेकर के बढ़ जाना है। नहीं तो बहुत सारे रिसेंट की बुक्स में क्या होगा कि आपको इस तरह से मिलेगा। तो ये भी नॉट यानी सिंबल हो गया किसका, अर्थिंग का या ग्राउंडिंग का। अब एक बात ध्यान रखना, ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि V बराबर 0 अर्थात डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द अर्थ विल रिमेन बी इक्वल टू 0। अब यहां फिर एक नया स्टोरी खड़ा हो गया, रिमेन बी इक्वल टू 0। ये कह क्या रहा है, इसका मतलब हुआ कि नेगेटिव चार्ज की संख्या और पॉजिटिव चार्ज की संख्या हमेशा बराबर होगा। तो क्यू नेट का मान यहाँ भी 0 है ना, ये वाला। अब है कि क्यों पढ़ेंगे अर्थिंग। मान लिया जाए आप चार्जिंग बाय इंडक्शन में यहाँ अर्थिंग नहीं पढ़ेंगे तो आगे आपको मुश्किल खड़ा होगा, है ना। कई विधि है इंडक्शन के, तो यहाँ इंडक्शन के लिए हम लोग इसको जानेंगे। अब ये बात ध्यान रखना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ मानसिक संतुलन बना करके रखना पड़ेगा अर्थ के बारे में। चलिए काम करते हैं, पहले ये फिगर नंबर 1 हो गया, फिगर नंबर 2 हो गया। अब सीधा आते हैं अबाउट द अर्थ। पहले ही बताया जा चुका है कि भैया जो हम लोग का प्रायोगिक जीवन है उसमें से अर्थ जो है सबसे बड़ा कंडक्टर है। नंबर 2, नेट चार्ज ऑफ द अर्थ रिमेन्स इक्वल टू 0, दैट इज, ध्यान रहे, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, हमेशा 0 होगा। अब ये बात आपको क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि अगला पॉइंट आपका इंतजार कर रहा है। देखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ रिमेन्स इक्वल टू 0, दैट इज VE। जब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होगा तो जाहिर सी बात है नेट पोटेंशियल यानी नेट चार्ज का मान 0, और जब नेट चार्ज का मान 0 हो जाए तो पोटेंशियल का भी मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, जरा सा इधर देखते हैं। लास्ट पॉइंट का बात ध्यान रखना है, द एडिशन और रिमूवल ऑफ चार्ज डज नॉट अफेक्ट द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ। हाँ, अगर पृथ्वी में हम लोग चार्ज को जोड़ दें या चार्ज यहां से रिमूव कर दें तो इसके पोटेंशियल पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। अब ये कौन बात हुआ, अच्छा बढ़िया से पहले ध्यान से सुनिए। क्या है कि मान लिया जाए कि आपके गांव के अगल बगल में एक तालाब है, बड़ा सा तालाब। अब उसमें से आप क्या है कि एक छोटा सा चम्मच ले गए और चम्मच ले जाकर के पानी निकाल के फेंक दिया। अब आप वहां कह रहे हैं कि देखो भैया तालाब सूख गया, तो ये तो नहीं हो सकता है ना। लोग सुनेगा तो सोचेगा कि लगता है कि मानसिक संतुलन ठीक ठाक नहीं रहा है। तो यहाँ सीधी सी बात है कि चार्ज का अमाउंट इसमें बहुत ज्यादा है और उसमें थोड़ा सा जोड़ भी देंगे या थोड़ा सा निकाल भी लेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए अर्थ का हमेशा पोटेंशियल का मान 0 होता है। चलिए खुशी की बात है, जब हम लोग पटांग करेंगे चार्ज को लेकर के, बस धरती माता को याद रखना है, कभी जोड़ देना है यानी कभी ऐड कर देना है, उसमें कभी जरूरत पड़े तो ले लेना है। आगे के दौर की तरफ चलते हैं और ये इसीलिए बताया गया क्योंकि वी हैव टू नो अबाउट द चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण इन हिंदी। भाई हम लोग बहुत सारे हीरोज जो होते हैं उसके फैन होते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि बगल में जाकर के अरे मौका मिल गया तो हाथ कभी मिल गया तो नहीं भी मिलता है, खाली फैन बन के रह जाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो चार्ज किया जाता है ना वो एक दूरी पर रख के किया जाता है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। भौतिक स्पर्श बॉडीज, चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी के बीच में किसी भी तरह का स्पर्श नहीं होना चाहिए। और ये स्पर्श अगर कोई तोड़ सकता है तो इंसुलेटर्स है बीच में रख देंगे, अगर मान लीजिए चार्ज भी हुआ तो वो क्या हो जाएगा, वहां से तो फ्लो करेगा नहीं। तो चलिए यहाँ द प्रोसेस टू चार्ज अ न्यूट्रल बॉडी कीपिंग इट नियर टू अ चार्ज बॉडी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत एक न्यूट्रल बॉडी को हम लोग एक चार्ज बॉडी के नजदीक रखते हैं, टच नहीं करवाना है, नजदीक रखना है, और तब जो न्यूट्रल बॉडी चार्ज होगा इसी को हम लोग कहेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब रहा पहला नंबर जो था भाई वो इंसुलेटर का था,
दूसरा नंबर जब हम लोग पढ़े तो यहाँ कंडक्टर का पता चला कि भाई इसे कंडक्टर चार्ज होते हैं। तीसरी विधि जो है ये डुअल है, इसमें कंडक्टर भी चार्ज होगा और इंसुलेटर। अब बहुत जगह इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन आगे जैसे जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो पता वहां चल जाएगा, अरे तेरी के यहाँ तो मामला गड़बड़ है। तो इस तरीके से यहाँ समझिए ये दोनों में उपयोग किया जाता है, कई जगह इसके कई उदाहरण मिलेंगे। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड टू चार्ज इंसुलेटर्स एज वेल एज कंडक्टर्स, इसमें दोनों का उपयोग किया जाएगा। मान लिया जाए यहाँ हम लोग को इंसुलेटर का पता चला और चार्जिंग, जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे तो पता चलेगा अरे तेरी की यहाँ भी तो इंडक्शन में भी तो यही हो रहा है। इंडक्शन वर्ड का मतलब होता है प्रेरण, कोई वहां भी फिजिकल टचेज नहीं होंगे, वहां भी फिजिकल टच नहीं होगा और यहाँ भी भौतिक स्पर्श नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये प्रक्रिया कैसे है। जैसे इसमें हम लोग क्या करेंगे, जरा सा पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसमें आखिर होता क्या है। जो होगा पॉजिटिव नेगेटिव में वही होगा, पॉजिटिव और न्यूट्रल में वही होगा नेगेटिव और न्यूट्रल में। चलिए पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है भाई, ये इसके एटम्स जो किनारे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के मामले में कंगाल हैं, यहां रख दिए इसको कुचालक पदार्थ के स्टैंड पर। दूसरा नंबर हो गया न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल इंसुलेटिंग बॉडी, इसको भी हम लोग इंसुलेटिंग यानी कुचालक पदार्थ के स्टैंड को बना के रखेंगे। अब जरा सा ध्यान देना है, इसको हम लोग धीरे धीरे नजदीक ले जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए गैप है, किसी भी तरह का फिजिकल कांटेक्ट इस जगह पर नहीं है। अब करेगा क्या भाई, तो सामने से जो एटम था उसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इधर हो जाएगा नेगेटिव, उधर हो गया पॉजिटिव। अब एक बात यहां ध्यान रखना है कि इस वक्त ये सारे जो नेगेटिव चार्जेज हैं इसको कहा जाता है बाउंड चार्जेज। क्या बोलेंगे इसको, बाउंड चार्जेज, ठीक। और ये जो है ये प्रेरित करता है, हम लोग का हीरो है जिससे हम लोग प्रेरणा ले रहे हैं, तो इसको यहां कहा जाएगा इंड्यूसिंग चार्जेज। क्या बोलेंगे इसको, इंड्यूसिंग चार्जेज। अब क्या है कि अगर आप दूर हटा लेते हैं तो फिर ये जो है न्यूट्रल हो जाएगा। तो हम लोग तो यहाँ चार्ज करने के लिए यानी ये हटेगा नहीं, ये बाउंड चार्जेज जो है अभी यही रहेगा जब तक आप इसको रखे रहते हैं। कौन, पॉजिटिव चार्ज। याद कीजिए बचपन का दिन, ठीक है। मान लिया जाए पढ़ना नहीं चाहते हैं, आपके गार्जियन जो हैं खींचे दो चार, अब बैठा दिया और वहीं बगल में कुर्सी पर बैठे हुए, मजाल है भले आप पढ़े नहीं, लेकिन ये फिराक में है कि भाई वो हटे तो फिर हम न्यूट्रल हो जाए, यही तो हो सकता है ना, यही तो आप कर सकते हैं। तो उस वक्त बच्चा ये क्या करेगा, जब तक ये वाला जो है चार्ज बड़ी रहेगा तो ये बाउंड रहता है, बंधा हुआ रहता है, ये अपने जगह से रिप्लेस नहीं होगा। तो अब आता है बारी, तब क्या करेंगे भाई, अभी तक जो बाउंड चार्जेस था अब रुख बदलेगा, दूसरा साइड जो है उसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं किससे, अर्ध से। अब ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो जाहिर सी बात अगर यहाँ नेगेटिव रहता तो अर्ध में चला जाता, लेकिन ये पॉजिटिव है तो यहाँ अर्ध से धरती माता क्या करेगी, लगातार इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाएगी और इस तरीके से ये जितना भी पॉजिटिव है वो सब न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन देखिए नेगेटिव डटा हुआ वहीं, वो हिल नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट किए हुए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे बॉडी को रिप्लेस कर देंगे, और जैसे रिप्लेस करेंगे तो शुरू में बताया हुआ है कि ये कंडक्टर है, रिप्लेस जैसे ही होगा तो रिसाइड कर जाएगा और जो न्यूट्रल बॉडी था अब वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाता है, अर्थात यहाँ जो है ये चार्ज हो जाएगा। फिर एक बार देख लीजिए कैसे कैसे हुआ, ले गए अर्ध से कनेक्ट कर दिए, वहां से इलेक्ट्रॉन आया और जितना फार्दर साइड दूसरे साइड में पॉजिटिव चार्ज था वो सब न्यूट्रल हो गया। फाइनली हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज बॉडी को दूर हटा लिए और जैसे दूर हटाए ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हो गया। अब यहाँ क्या ध्यान रखा जाना चाहिए कि चार्जिंग बाय इंडक्शन इज द प्रोसेस टू चार्ज अ बॉडी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट टू अ चार्ज्ड बॉडी, यानी इसमें से किसी भी तरह का फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं बनता है। अब रहा इसको लिखना है तो आप डायग्राम, इसको डायग्राम की तरह ट्रीट कर सकते हैं, डायग्राम पहले डाल दीजिए। अब बाकी इसमें जो प्रक्रिया किया गया शॉर्टली लिखा हुआ है, इफ अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर टू अ न्यूट्रल बॉडी देन वन साइड ऑफ न्यूट्रल बॉडी क्लोज टू द किसके, चार्ज बॉडी,
क्या हो गया, बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, वाइल जो अदर साइड था वो सिमिलर चार्ज एज शोन इन फिगर, यानी एक चार्ज बढ़ी, जैसे जो भी लेना है आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए, है ना, जो दिखाया गया। तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज साइड इज कनेक्टेड टू द अर्थ, तो दूसरा वाला साइड हम लोग क्या करेंगे, अर्थ से कनेक्ट कर दिए, और परिणाम क्या हुआ कि विद इन इंस्टेंट ये रिमूव हो गया, और इस तरह से न्यूट्रल बॉडी जो था वो कैसा चार्ज बॉडी बन गया, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। इसका मतलब हुआ कि अब जो ये बॉडी चार्ज हुआ है नेगेटिवली चार्ज, तो इसके चार्ज को हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, ये वाला जो है आपका यही कहलाता है, वो था इंड्यूसिंग चार्ज, ये कहलाएगा इंड्यूस्ड चार्ज। अब एक बात ध्यान रखना है कि यहां अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक तरफ प्रेरित करने वाला चार्ज है, इंड्यूसिंग चार्ज है जो प्रेरित करता है, दूसरा हो गया इंड्यूस्ड चार्ज जो प्रेरित होता है। तो अगर यहां देखें कि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। ये कबीरदास की दोहे को पलट देता है, जिसमें कहा जाता है ना, संगत से गुण होता है संगत से गुण जात, तो पॉजिटिव क्या रहेगा, मतलब साफ हो गया साहब, यहाँ जो है उल्टा चार्जिंग होता है, प्लस है तो माइनस होगा, इंड्यूसिंग प्रेरित करने वाला चार्ज अगर प्लस है तो जो प्रेरित होगा वो माइनस हो जाएगा, प्रेरित करने वाला अगर माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, उल्टा चार्जिंग होता है। इसी में से क्या होता है कि जो हम लोग पढ़ते हैं या कंघी का जो चर्चा किया जाता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक कोम से हाँ झाड़े, बाल झाड़े, है ना, वो तो अमूमन नहीं, जब तक हम लोग कहीं बाहर निकलते हैं तो यही काम करते हैं, पहला काम कि भाई शकल उकल अच्छा रहे। अब बाल से बेचारा वो क्या करता है, बार बार वो अपना छोड़ते रहता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ आ गया। अब यहाँ आप क्या किए, कागज का टुकड़ा रख दिए, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये कागज के टुकड़े का जो इधर वाला आइटम है उसको क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा, ये दूसरे साइड में चला जाएगा और ये साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, इसीलिए जब एक दूरी पर कागज के टुकड़े को रखा जाता है तो ये अट्रैक्ट करता है। यहाँ दो प्रक्रिया हुआ, जब हम लोग कंघी को ड्राई हेयर्स में रगड़े, है ना, तो यहाँ हो गया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या हो गया, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, पॉइंट नंबर 1। और जैसे ही हम लोग इसको कागज के टुकड़े के साथ लाए, के नजदीक लाए, यहाँ आ जाएगा चार्जिंग बाय इंडक्शन, अर्थात वो जो बीट ऑफ पेपर एक कंघी से जो कंघी खींचता है उसमें से चार्जिंग के दो मेथड इन्वॉल्व होते हैं। पहला, जब हम लोग ड्राई हेयर्स को कॉमिंग करते हैं तो वो जो प्लास्टिक का कोम था वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जब हम लोग उसको कागज के टुकड़े के नजदीक लाते हैं तो सेम साइड के इलेक्ट्रॉन को वो रिपेल कर देता है, जो दूसरे साइड में चला जाता है, और सेम साइड में पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। तो अनलाइक चार्जेज यानी नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो अभी दिखाया गया, अट्रैक्शन होता है। और इस तरीके से चार्जिंग बाय इंडक्शन की प्रक्रिया है। ये इसमें से क्वेश्चन वही प्रॉब्लम में एक आध उठो कहीं मिलेगा। अब आता है चार्जिंग बाय आयनाइजेशन। भाई ये प्रक्रिया तो नेचुरल है, इसको हम लोग गवर्न नहीं कर सकते, हीटिंग होगा। यूवी लाइट तो सनलाइट का पार्ट है, तो किसी भी मटेरियल पर पड़ेगा तो वो अफेक्ट करता है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, आयनाइजेशन अकर्स व्हेन एटम्स, जैसे मान लीजिए एटम कोई है तो गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन हो जाएगा। अब ये नेचर में होता रहता है, या कई केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसको हीट करना पड़ता है, या इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट रखना पड़ता है। कई वेज हैं जहां इस तरह की घटना घटती है और एक एटम या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या नहीं तो गेन करेगा, और इसी विधि को कहा जाता है आयनाइजेशन। दिस प्रोसेस कैन हैपन थ्रू वेरियस मीन्स, कई
जरिया है इसका। जैसे हम लोग एक्सपोजर हाई टेम्परेचर पर किसी मटेरियल को ले जाते हैं तो वहां इलेक्ट्रॉन लूज करता है, या इंटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे यूवी लाइट की बात किया जा रहा है, या नहीं तो कई और केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके जरिए हम लोग चार्ज कर सकते हैं। न तो खुद ब खुद ये नेचर में चार्ज होता रहता है। तो ये चौथा नंबर और सबसे ज्यादा हम लोग प्रॉब्लम में यही इन्वॉल्व रहता है ना, चार्ज वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है इसी से रहता है। ये था मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब आएगा पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज में न्यूमेरिकल्स है, उसके अच्छे खासे प्रभाव होते हैं पूरे इलेक्ट्रोस्टैट का। ये पहला अंश, ये सब 3 जो लेक्चर था वो एक कंसेप्चुअल लेक्चर था तीनों। अब जो है न्यूमेरिकल आएंगे, तो जैसे कि एसी वर्मा का भी प्रॉब्लम पूरा सॉर्ट आउट, एक्सप्लेनेशन, थोड़ा समय लगेगा, लेक्चर बढ़ सकता है, लेकिन बढ़िया से एक्सप्लेनेशन करके टोटल क्वेश्चन कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का क्लियर किया जाएगा। इसके बाद जो PYQ अर्थात प्रीवियस नीट एंड जी का जो प्रश्न होगा उसको भी सॉल्व बढ़िया से किया जाएगा। तो टाइम टेकिंग है, लेकिन कम से कम इतना तो बात है कि समझिए बढ़िया से। सबको धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।